रविराज जाधव प्रेजेंट्स पवार पावर पॉलिटिक्स। पवार पावर पॉलिटिक्स के पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से शरद पवार महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रस्तापित नेता बन जाते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र में युवा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन क्या शरद पवार महाराष्ट्र में 5 साल, पूर्ण 5 साल सरकार चला पाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि राष्ट्र सत्ता पर फिर से आयरन लेडी इंदिरा गांधी रिटर्न्स, यानी इंदिरा गांधी फिर से राष्ट्र की प्रधानमंत्री बन जाती है और शरद पवार उन लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे जो इंदिरा गांधी जी के सियासत को खत्म करना चाहते थे और इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी युवा शरद पवार जी की सरकार को बर्खास्त कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम शरद पवार जी के उस पॉलिटिकल करियर को देखेंगे जिस करियर में उन्हें मौका था कि वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन शरद पवार क्यों राष्ट्र के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, इसके साथ साथ कैसे शरद पवार फिर से 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो शरद पवार जी की सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बर्खास्त करने के बाद कांग्रेस आई, यानी इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस होती है उसको महाराष्ट्र असेंबली में पूरी तरीके से बहुमत प्राप्त हो जाता है और फिर से कांग्रेस की सत्ता महाराष्ट्र में आती है और AR अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कहीं ना कहीं शरद पवार जी का पॉलिटिकल करियर जो डिमोशन से प्रमोशन तक पहुंचा था वो फिर से डिमोशन की ओर आ जाता है, यानी थोड़ा ही सही लेकिन शरद पवार जी बैकफुट पे आ जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही वो उनकी पार्टी समाजवादी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी के अध्यक्ष बन जाते हैं। और उसके बाद 1983, कौन भूल सकता है भारतीय सियासत में वो दिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद राजीव गांधी और शरद पवार जी एक दूसरे से मिलते हैं। तब राजीव गांधी शरद पवार जी से कहते हैं, शरद जी हमें लगता है हमें साथ साथ काम करना चाहिए। लेकिन जब 1985 में महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं तो उस वक्त शरद पवार जी के 54 विधायक चुन के आ जाते हैं। शरद पवार जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पीजेंट्स वर्कर पार्टी के साथ अलायंस में थे और उस वक्त वो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के अपोजिशन लीडर बन जाते हैं। 1988 तक वो कुछ समय इस ओहदे पे रहते हैं। लेकिन राजीव गांधी शरद पवार जी को एक ऑफर देते हैं और वो ऑफर होती है महाराष्ट्र का फिर से मुख्यमंत्री बनना। और उस वक्त के मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण जी को राजीव गांधी अपने मंत्रिमंडल में फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं और फिर से दूसरी बार शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुछ समय महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर से महाराष्ट्र में चुनाव लगते हैं, लेकिन इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने चुनौती थी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की। और राजीव गांधी जी ने शिवसेना के बढ़ते प्रभाव को देखकर शरद पवार जी को पहले ही कहा था कि आपको शिवसेना पर रोक लगानी है। और शरद पवार जब कांग्रेस में राजीव गांधी जी के कहने पे लौटते हैं तो उस वक्त शरद पवार जी बयान दे रखते हैं कि हमें महाराष्ट्र में कांग्रेस की संस्कृति को बचाना है, यानी महाराष्ट्र को कांग्रेस की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं शरद पवार जी कहते हैं। जब कांग्रेस की फिर से राज्य में सत्ता आती है तो फिर से तीसरी बार शरद पवार जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन वो काला दिन फिर से और एक काला दिन राष्ट्रीय सियासत में राजीव गांधी जी की
हत्या हो जाती है। और राजीव गांधी जी का गुजर जाना ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा तो था, लेकिन देश के लिए भी ये एक बहुत बड़ी क्षति थी, देश के लिए भी ये एक बहुत बड़ी हानि थी। और जब राजीव गांधी जी की हत्या के बाद सीनियर कांग्रेस नेता जो राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री भी रह चुके थे, वो पीवी नरसिम्हा राव जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं। और उस वक्त यह नजर आता है कि जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा वही राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनेगा। और उसके बाद कांग्रेस की सत्ता फिर से राष्ट्र में आ जाती है। लेकिन शरद पवार जी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पद में और कांग्रेस के प्रेसिडेंट में क्या फर्क है, ये जतलाने की कोशिश वो करते हैं। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी ही राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। शरद पवार जी की उस वक्त ख्वाहिश थी कि वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन शरद पवार जी पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर 26 जून 1991 को राष्ट्र के रक्षा मंत्री बन जाते हैं, यानी डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद मुंबई में ब्लास्ट होते हैं और फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शरद पवार को 1993 में लौटना पड़ता है। उस वक्त सुधाकर राव नाइक जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन सवाल आज भी उपस्थित होता है कि जो मुंबई में ब्लास्ट हुए उस वक्त शरद पवार जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए क्या शरद पवार जी ने इस ब्लास्ट को अच्छी तरीके से हैंडल किया? और उस वक्त इस घटना की कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र में तो खूब चली, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा खूब ज्यादा हद तक हुई है। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे की वजह से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में आ जाती है। हिंदूवादी दोनों पार्टियां थी। भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व राज्य में कर रहे थे खास तौर पे प्रमोद महाजन और उनके साथी गोपीनाथ राव मुंडे, और शिवसेना का कोई नेतृत्व कर रहा था तो वो सुप्रीम लीडर बाला साहेब ठाकरे थे। और उस वक्त शरद पवार जी के बाद मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और उसके बाद शरद पवार जी राष्ट्रीय राजनीति में खुद को प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं और वो सीताराम केसरी जी को अननेसेसरी चैलेंज करते हैं ताकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी उस वक्त शरद पवार जी को रोकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। और ऐसी भी बातें होती है कि नरसिम्हा राव जी के समर्थक शरद पवार जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे और कांग्रेस के कुछ नेता सोनिया गांधी जी को मनाते हैं कि वो अब कांग्रेस की कमान अपने हाथ में ले। और ऐसा कहा जाता है शरद पवार जी ये कहते हैं कि इटालियन बॉर्न सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष न बने, और उनका साथ देते हैं पीवी संगमा और तारिक अनवर जी। तो ये तीन लोग उस वक्त कांग्रेस द्वारा बर्खास्त किए जाते हैं। 6 साल के लिए उन्हें कांग्रेस के बाहर किया जाता है। लेकिन शरद पवार जी का कांग्रेस छोड़ना ये कहीं ना कहीं शरद पवार जी के सपने का टूटने जैसा है, क्योंकि शरद पवार राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश लिए हुए थे। मन ही मन में उन्हें प्रधानमंत्री बनने की चाहत थी और इस चाहत को उस वक्त भारत की जनता ने और भारत के इंटेलेक्चुअल लोगों ने खूब पहचाना था। लेकिन कांग्रेस में अब खुद के अस्तित्व को जीवित रखना शरद पवार जी के लिए काफी मुश्किल हो गया था। यदि वो फिर से कांग्रेस में लौटते तो भी उनको कांग्रेस में उतना मान सम्मान नहीं मिलता जो राजीव गांधी जी ने उन्हें दिया था, जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने कुछ समय के लिए ही सही लेकिन उन्हें दिया था। उन्हें पता था अब कांग्रेस में मैडम सोनिया जी का राज आने वाला है और इसीलिए उनके पीछे रहकर राजनीति करने से बेहतर है कि स्वयं की नई पार्टी स्थापित की जाए। लेकिन शरद पवार जी जो राष्ट्रीय स्तर पर उस वक्त प्रभावी नेता माने जाते थे, लेकिन शरद पवार जी की पार्टी महाराष्ट्र के बाहर अपने वर्चस्व को साबित नहीं कर पाई है। सिर्फ महाराष्ट्र के भीतर ही उनके पार्टी का डोमिनेंस रहा है और एक राज्य में ही आपकी पार्टी यदि
अस्तित्व पाती है और अन्य राज्यों में वो कुछ हासिल ही नहीं कर पाती है, तो फिर पवार साहब आपकी ख्वाहिश, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश कैसी पूरी होगी। लेकिन जब शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ी थी तब शायद उन्होंने प्रधानमंत्री पद की उम्मीद भी छोड़ दी होगी और इसी वजह से उन्होंने अपने पार्टी का विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र में करने की कोशिश की। लेकिन महाराष्ट्र में भी भले ही उनके पार्टी का अस्तित्व हो, लेकिन कभी भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी महाराष्ट्र में मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई है, ये भी सत्य है। हमने हाल ही में कुछ उदाहरण देखे हैं। ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कांग्रेस को त्याग दिया था, लेकिन इन दोनों ने अपने राज्यों में स्वयं के पार्टी को मेजॉरिटी दिलाकर वो खुद के बलबूते राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। मन ही मन में शरद पवार जी शायद 2 सवाल स्वयं से पूछते होंगे कि क्यों मैं राष्ट्र का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, और दूसरा सवाल क्यों मैं मेरे पार्टी को महाराष्ट्र के भीतर, महाराष्ट्र की विधानसभा के भीतर मेजॉरिटी नहीं दिला पाया। लेकिन जब शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ी थी उस वक्त महाराष्ट्र के पास वैसा मौका आया ही नहीं कि महाराष्ट्र की ओर से कोई राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन सके। तो मिलते हैं पावर पॉलिटिक्स के अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पवार 10 साल राष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने और क्यों पवार ने फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सत्ता पाने के लिए महाराष्ट्र में हाथ मिलाया। तो जरूर देखिएगा पावर पॉलिटिक्स का अगला अध्याय। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।